So dear students, today I am discussing the topic vector. Firstly, we will discuss the definition of the vector. I think all of you agree. Vector is a physical quantity which have magnitude and direction both. ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल्स हियर. टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन. आपको बताना है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री. टाइम में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर. Pressure is the force per unit area and direction, all of it know. Always perpendicular to the surface in contact. Surface tension class 11 में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. The force due to surface tension also act tangentially. It means it is also having some direction. So इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. तो आप लोग सोचेंगे वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज नॉन एज दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी. रीजन, इनकी सबकी डायरेक्शन एक यूनिक डायरेक्शन है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन. सो इन सब क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी. आई हैव रिटन हियर द एक्सप्लेनेशन. ऑल दीज क्वांटिटीज हैज अ डायरेक्शन व्हिच इज यूनिक, सो नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड. अब आपको पता चल गया होगा. हमें एक सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट. उसके अलावा ये भी देखना है कि डायरेक्शन यूनिक है तो स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको स्केलर में कंसिडर कर लेंगे. सो आई हैव गिवन द 2 पॉइंट हियर. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायरेक्शन. डायरेक्शन शुड नॉट बी यूनिक. अगर यूनिक होगी तो फिर स्केलर हो जाएगी. उसके अलावा एक पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पे. अब आइए करंट पे. आप मुझे बताइए करंट की स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज करंट में भी डायरेक्शन है, करंट में भी मैग्नीट्यूड है. आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. रीजन इज क्वाइट सिंपल. हमने 2 पॉइंट तो पढ़ ही लिए कि 2 बातें तो होनी चाहिए. डायरेक्शन होनी चाहिए और डायरेक्शन शुड नॉट बी. अब करंट में देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ सिंपल, अभी एक्सप्लेन करने के लिए आपको. यहाँ से करंट आ रही है मेरी 2 एम्पियर, यहाँ से मेरी करंट आ रही है 3 एम्पियर. तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरी करंट जाएगी 5 एम्पियर. द एडिशन ऑफ द करंट डज नॉट डिपेंड द एंगल बिटवीन दीज टू बार करंट्स थीटा. वी चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा, करंट विल रिमेन 5 एम्पियर. सो हमें ये देखना होगा, इन दोनों के अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है. दोज क्वांटिटीज विच ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. अगर 2 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है पी, एक क्वांटिटी है क्यू, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. लेकिन यहाँ पे थीटा का कोई मतलब ही नहीं है, तो करंट कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी. अब आगे चलते हैं. देखिए, करंट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन. जो क्वांटिटी, अब आपके सामने 3 बातें. फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन तो होनी चाहिए, डायरेक्शन शुड नॉट बी यूनिक, एंड इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. आप मुझे बताएं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी? देखो, अब लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है. जो आपने वेक्टर एडिशन का लॉ पढ़ा है, दिस लॉ शुड बी कम्यूटेटिव. इट मींस इफ आई से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तब आप क्या बोलेंगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जैसे हम देखेंगे, आई थिंक एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, रिजिड बॉडी डायनामिक्स. वहाँ पे हम टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, हम कह सकते हैं वहाँ पे डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1. It means if angular displacement is very small, it is a vector quantity. But if angular displacement is large, like theta 1 plus theta 2, you will see there it is not equal to theta 2 plus theta 1. So angular displacement आपको देखना होगा, it is small or it is big. So according to that you will
Justify it. So let me see it. Angular displacement is vector if it is small, and it is scalar if it is large. So these are the 4 points which you should know if you are preparing for the deep concept of the physics and you are fighting for the JEE or NEET. You should know the exact definition of the quantity, how we will define the vector quantity. So I have given you the concept. Now we will move on. Vector can be divided into 2 categories. So we divide into 2 categories. One is the polar vector, another is the axial vector. Definition quite simple. Polar vectors have the starting point like the displacement और point of application. Axial vector वो वेक्टर होते हैं जो हमारे रोटेशन में काम आएंगे, जो रोटेटरी इफेक्ट देंगे और इनकी डायरेक्शन किससे जाएगी, राइट हैंड स्क्रू रूल से. कैसे, एक डायग्राम मैंने आपका यहाँ बना रखा है, इससे वी कैन डिस्कस इट. अगर मैं कहता हूँ ये आपका सर्कुलर मोशन, पहले दिस मोशन इज क्लॉकवाइज, आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है. यू कर्ल द फिंगर along the direction of turning. Turning is clockwise. What you are observing, your thumb is inward. It means in this situation, direction of the axial vector is inward. Class 10 तो हमने मैग्नेट में पढ़ा होगा. Inward को आप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. Similarly, if I take one more example here, suppose this is a turning, and turning is anti-clockwise. Now you turn the finger along the direction of the turn. I hope it is visible to all of you. Your thumb is in the outward direction. It means in this situation, direction of the axial vector is given by the outward direction. So this thing is also clear to you. How will you divide the vector? Polar vector and axial vector. Forward. Okay. Tensor we will discuss in detail in the moment of inertia chapter. Here we just read the definition. Okay. How will you represent vector? Very first thing is written here. If we want to represent a vector quantity, we require both magnitude and direction. I have written here. Let me take my screen here. So, just observe. The length of the arrow gives the magnitude, and arrow indicates the direction of the vector. Again, there are 2 methods. One is pictorial, is graphical or geometrical, another is a mathematical. It is written here. In both the method we require both magnitude as well as direction. पहले हम पिक्टोरियल मेथड की बात करते हैं. मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है. आप देखिए, एक कार ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. आपको कार की वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करना है. आप क्या करें? I hope it is clear to all of you. This is north, this is south, this is east, this is west. First of all, आप देखिए कार किस डायरेक्शन में. इट इज गिवन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, तो हम कार सबसे पहले नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. इस एंगल को हम बना देते हैं 30 डिग्री. अब आपको कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 10 मीटर पर सेकेंड. सपोज यू अज्यूम स्केल लाइक दिस 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो आपको क्या चाहिए? 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स 5 सेंटीमीटर. यानी अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, जहाँ 5 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पर आप एरो लगा देंगे. ये आपका जो वेक्टर है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया कार. तो पिक्टोरियली आपने कैसे बनाते हैं? वी हैव ड्रॉन इट. अब अगर यहीं पे आपको मैथमेटिकली लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखें? जस्ट गिव अ पॉज एंड थिंक. लेट मी क्लियर दिस थिंग. देखिए अब मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखें. वी नो to write any quantity that is vector, any quantity q, we require magnitude as well as direction. अब मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो आप लिखोगे वेलोसिटी वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड वेक्टर.
डायरेक्शन आप क्या लिखिए, देखो डायरेक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड विद द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय कन्वेंशन। जब तक कोई स्पेशल मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन है, यहाँ से आपको एंटी क्लॉक चलना है, तो अगर आप माइंड लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही चलोगे ना। और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो गया 60 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 60 डिग्री। तो पिक्टोरियली कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैंने आपको समझा, ठीक है। हम आगे चलें। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द पोजीशन वेक्टर डिस्कस। यहाँ पे आप देखिए एक पार्टिकल सपोज इनिशियली पी पॉइंट में था और इसका पोजीशन वेक्टर आपने लिखना है आरपी। अब पोजीशन वेक्टर है तो आपके माइंड में एक चीज तो आई गई, आपको दोनों चीज चाहिए, यू रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आरपी है, दिस इज आरपी वेक्टर। अगर सपोज आप कहते हो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी आरपी है, तो मैग्नीट्यूड में कोई टेंशन ही नहीं है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया आरपी। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बोल रखा है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे आप, ये एंगल कितना रहा थीटा, तो आप क्या बोलोगे एंगल थीटा। अब पार्टिकल कुछ टाइम बाद मूव करता हुआ पी से क्यू पे आ गया, आपसे बोलेंगे चलो नया पोजीशन वेक्टर लिखिए, वापस आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। सपोज आप मुझे कहते हो सर यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड आर क्यू है, लेंथ कितनी आर क्यू, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया आर क्यू। अब मुझे बताओ डायरेक्शन क्या आएगी, देखो आई होप इट इज विजिबल। डायरेक्शन कितनी आ रही है आप लोगों की, एंगल अल्फा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द वेक्टर विच इज द डिस्प्लेसमेंट, आप पी से क्यू गए वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस लेंथ को बोलता हूँ सपोज एक्स, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया मेरा एक्स। अब ये एंगल है मेरा फाइव। अब मैंने आपसे क्या कहा था, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक चलोगे उसको एंगल लोगे पॉजिटिव, लेकिन एक्स एक्सिस आप क्लॉक वाइज जा रहे हो इसको क्या लोगे नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे एक्स एंगल माइनस फाइव। मैंने एक्स लिया है, कोई बच्चा कह सकता है आर पी क्यू को मैं आर पी क्यू भी ले सकता हूँ, और वो बच्चा कहता था दिस इज नॉट एक्स, दिस कंप्लीट लेंथ इज आर क्यू पी, तो आप क्या लिखोगे आर क्यू पी वेक्टर इज नथिंग बट आर क्यू पी एंगल माइनस फाइव। मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्लस अल्फा लिखा है, प्लस थीटा लिखा है, माइनस फाइव लिखा है, बात आपको क्लियर होगी। क्योंकि एंगल बाई कन्वेंशनली इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगल क्या आएगा नेगेटिव, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। आगे चले, अब कुछ डेफिनेशन हैं जिनको मैं सिंपली आपके सामने बोल कर समझाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग इनको काफ़ी अच्छी तरह समझ पाएंगे। और आगे दो वेक्टर को मुझे कोऑर्डिनेट प्रूव करना है, मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हो ए का मैग्नीट्यूड बी से लैम्डा टाइम्स वेरी हो रहा है, ए इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, दोनों में लैम्डा का फैक्टर आ रहा है, बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ए आ रहा है। बट कोऑर्डिनेट का मतलब देखो डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन अपोजिट। फिक्स वेक्टर, दोज वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट और टेल फिक्स होती है उनको हम फिक्स वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, उसमें आपको इनिशियल पॉइंट आपको पता फिक्स होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको ब्रेन में रखनी है। फ्री वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, इनिशियल पॉइंट को हम टेल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर, आप लोगों को पता है आप ग्राफ ड्रॉ करते थे नाइन्थ में, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियली ड्रॉ करते थे, कहीं भी एक्स और टी का ग्राफ बताता तो उसमें इनिशियल पॉइंट तो होता ही नहीं था। को इनिशियल वेक्टर नाम से पता चल रहा है, जिन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है। यहाँ पे मैंने बना रखे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये जाता है को इनिशियल। को टर्मिनस वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, देखो हमने तीन वेक्टर बना रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों एक ही जगह टर्मिनेट करते हैं। इक्वल वेक्टर, अब इक्वल नाम से पता चल गया, और वो भी वेक्टर
यानी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वांट टू नो वेरी वेल. अब यहाँ पे आप देखिए, हमने देखा इस एग्जांपल में, अब आप इस डायग्राम में देखिए, वी आर ड्रॉन द वेक्टर्स पी क्यू आर एस ए बी टी यू एक्स वाई. सबसे पहले आप देखो डायरेक्शन किसकी अलग है, ए बी की अलग है. ए बी को तो आप बिल्कुल अलग कर दो, आउट ऑफ द गेम. अब आप देखो पी क्यू आर एस टी यू एक्स वाई जितने भी इनके लेंथ सेम है, फिर भी हम इनको पहले वेक्टर वेक्टर कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ जानते हैं, वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. अगर वेक्टर यहाँ पे है, आप इसको इसी लेंथ का वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करोगे, इट विल नॉट चेंज. यहाँ शिफ्ट करोगे, इट विल नॉट चेंज. तो देखो पैरेलल, ऑल दीज आर द इक्वल वेक्टर्स. चाहे पी क्यू को देखो, आर एस का देखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, बस आपने पैरेलली शिफ्ट कर रखा है. वेक्टर को तो पैरेलली शिफ्ट कर ही सकते हैं. तो दीज आर नोन एज द इक्वल वेक्टर्स. ओके, नेगेटिव वेक्टर अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिस ऑल द वेक्टर, सॉरी इट इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. अगर मैंने वेक्टर भी इधर बना रखा है, तो इसका नेगेटिव किधर बनाऊंगा, इस साइड में बनाऊंगा. मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर में बच्चे कभी मिस्टेक करते हैं. रेसिप्रोकल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो गिवन वेक्टर की होती है, ओनली मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो जाता है. अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल है, तो जो उसका रेसिप्रोकल वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/a, डायरेक्शन सेम रहेगी. अब हम वेक्टर एडिशन की बातें करें, ठीक है. सबसे पहले मैं पिक्टोरियल एडिशन की बात करूँ. पिक्टोरियल मतलब ग्राफिकल या डायग्रामेटिक. सपोज वी हैव टू वेक्टर, लेट मी टेक द पेयर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइक दिस, एंड दिस एंगल इज थीटा. अब आपसे कहता हूँ फाइंड ए प्लस बी. व्हाट आई एम आस्किंग यू, फाइंड ए प्लस. तो आप सबसे पहले वेक्टर ए बनाएं, अब वेक्टर बी बनाएं, क्योंकि ए प्लस बी करना हेड टू टेल मेथड. अच्छा, वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, एंगल चेंज नहीं होगा. इनके बीच में एंगल क्या आ रहा है, थीटा. कुछ बच्चे सोच सकते हैं ए और बी के बीच में एंगल ये वाला होना चाहिए. सपोज मैं इस एंगल को अल्फा कहता हूं. वन इंपॉर्टेंट थिंग यू आर सपोज टू नो, क्रॉसिंग इज मस्ट. कभी भी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, क्रॉसिंग करा लो उस पॉइंट पे. तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो क्रॉसिंग होने के बाद एंगल क्या आ रहा है, थीटा. ये जो अल्फा एंगल आ रहा है, जो क्रॉसिंग से पहले आ रहा ना, तो ए और बी के बीच में जो मैं एंगल देखूंगा, तो मैं एंगल क्या बोलूँगा, थीटा. अब आपको क्या ध्यान रखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. ये जो वेक्टर बनेगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर सी, एंड आई से सी इक्वल टू ए प्लस बी. लेकिन आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज वेक्टर के आंसर में क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. अगर मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है मेरी सी, और ये एंगल मेरा अल्फा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी एंगल अल्फा. यानी किसी तरह से मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, किसी तरह से एंगल निकाल लूँ अल्फा, मेरा आंसर आ जाएगा वेक्टर एडिशन. आगे इक्वल टू ए प्लस बी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. अगर मैं किसी तरह से, आप अगर इस एंगल अल्फा को निकालें, तो आप निकाल सकते हैं वेक्टर सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द सी एंड एंगल. अब आप सोचिए आपको क्या करना है. यू हैव टू कैलकुलेट सी प्लस डब्ल्यू. वी बना हुआ है, अब डब्ल्यू को आप पैरेलली शिफ्ट करके ले आइए. देखिए लाइक दिस. अब आप इनिशियल पॉइंट देखिए, अब आप फाइनल पॉइंट देखिए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. इट इज अ रिजल्ट. ओके, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन. अब इसके लिए मल्टीप्लिकेशन की आप क्या करें, सपोज एक वेक्टर वी है, मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट 3v. अब मैंने -3v नहीं बोला, मैंने 3v बोला है, यानी डायरेक्शन तो वही रहेगी, बट इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा.
अगर मैं -3 भी बोलता तो डायरेक्शन रिवर्स होती है, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखिए नेक्स्ट, यूजिंग द वेक्टर्स वी हैव टू फाइंड -3w। अब आप देख लीजिए -3w है, डायरेक्शन नेगेटिव करनी है और 3 टाइम्स लार्ज करना है, तो हमें डायरेक्शन नेगेटिव करनी है। ओके, u प्लस v। अब पहले मैं चाहूँगा आप यू जस्ट पॉज द वीडियो और आप खुद सोच करें। पहले आप u बनाएं, जहाँ पे u का एंड हो गया वहाँ से v बनाएं और इनको पैरेलल शिफ्ट कर दें और फिर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट लें, इनको ज्वाइन करें। ठीक है, u माइनस v। अब आप u माइनस v को क्या सोच सकते हैं, देखिए हमने यहाँ लिखा u माइनस v, यानी बेसिकली आप इसको ये भी तो सोचते हो वेक्टर u प्लस माइनस वेक्टर v, यानी जो वेक्टर v आपका इधर जा रहा है, आप वेक्टर v को इधर करोगे तो माइनस v हो जाएगा ना, और फिर आप ऐड कर दोगे, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। तो u तो कैसा है, तो ये रहा प्लस माइनस v, ये आपका माइनस v है। आपने इनिशियल पॉइंट लेना है और फाइनल पॉइंट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, 2u प्लस 3w प्लस, सबसे पहले u को डबल करो, जहाँ u खत्म हो रहा है वहाँ से w स्टार्ट करो, उसको 3 टाइम्स लेके जाओ, जहाँ w एंड हो रहा है वहाँ से v स्टार्ट करो। अब इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, दोनों को ज्वाइन करो। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन में, जो हमारे न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कोसाइन रूल कहाँ यूज होगा, साइन रूल कहाँ यूज होगा। कोसाइन रूल विल बी यूज टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड साइन रूल विल बी यूज टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम साइन रूल यूज करेंगे और कोसाइन रूल का यूज करेंगे, जहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, अब हम इसका कोसाइन रूल का एक प्रूफ देख लेते हैं। सो वी हैव द ट्रायंगल हियर, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल, देयर आर 3 sides shown to you, side small a, b and c, an angle also shown to you, capital A, capital B, capital C। अब आप a स्क्वायर कैसे निकालोगे, छोटा मैथमेटिक्स है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइक, और आप कहते हो ये लेंथ है आपकी h, आप इस डिस्टेंस को x मानते हो, टोटल डिस्टेंस c है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई, c माइनस। अब मैं आपको जस्ट आई लेवल लिखता हूँ, p q r t। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री, आई कैन राइट a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस c माइनस x होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू एग्री, मैं लिख सकता हूँ। देन आई ओपन द ब्रैकेट, आपको क्या मिलना है, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2cx। अब आप ट्राइंगल पी क्यू टी को देखो, क्या आप एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ कह सकते हैं, अगेन अप्लाई द पाइथागोरस, इट इज बी स्क्वायर, तो आपको क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। इज इट क्लियर। अभी मैंने आपको कंपोनेंट लेना नहीं सिखाया, बट एक छोटा सा लॉजिक आप यहाँ ध्यान रखें। इफ देयर इज एनी वैल्यू आर इज गिवन एंड दिस एंगल इज थीटा, तो आर का जिधर एंगल बन रहा है उधर कंपोनेंट होता है आर कोस थीटा, आज हम कंपोनेंट सीखेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू निकल रही है उसको हम कहते हैं आर साइन थीटा, ये हम आगे सीख लेंगे। तो अगर आपको पीटी की वैल्यू बी है, तो मैं ध्यान दो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या cos A इज गिवन बाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू बी cos A। अब आप x की वैल्यू पुट करें, तो जैसे आप x की वैल्यू पुट करेंगे आपको मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, x को आप क्या लिखेंगे, बी cos A। चेक करते हैं सभी लोग,
थोड़ा लुक अच्छा है क्योंकि इधर पहले बी लिखा है, इधर पहले सी लिखा, तो आप इसको -2bc cos a कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसको। लाइक दिस। अब जैसे मैंने ए स्क्वायर बताया उसी तरह आपको बी स्क्वायर सोचना है, सी स्क्वायर सोचना है। कैसे? देखिए, अब ए स्क्वायर तो आपको पता चल गया, आपने खुद ने सोच लिया ए स्क्वायर के बारे में क्या लिखा। ये आप ए पकड़ेंगे, इसके सामने बी और सी, एंगल आ रहा है ए, तो आप क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कोल। अब हम बी स्क्वायर के बारे में लिखना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले आप बी स्क्वायर देखिए, बी के सामने सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कोस बी। अब जब इतना मैंने निकाल दिया तो सी स्क्वायर तो आप इजीली निकाल देंगे। सी स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कोस सी। सो let me just check it. This is the cosine rule. अब हम साइन रूल की बात करते हैं। अभी साइन रूल हम डिटेल में नहीं डिराइव करेंगे, ओनली हम एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखेंगे कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c, या उल्टा भी कर सकते हैं। एंड फॉर एवरी ट्राइंगल द रेशियो इज डिफरेंट बट इट इज कांस्टेंट फॉर वन ट्राइंगल। बस अभी आपको डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम ट्राइंगलों का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इस पर काम करेंगे। स्टेटमेंट इज सेम, if there are two non-zero vectors represents successive sides of a triangle, in the third side in opposite direction give the sum of the two vectors. देखिए यहाँ पे, this is vector A, इसी की डायरेक्शन में वेक्टर बी जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज होती तो ऐसे होती है, तो इसी की डायरेक्शन में वेक्टर बी जा रहा है, सेम साइड। Then it is telling resultant vector is given by the closing side, this is the closing side, but in opposite direction। देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, अगर सेम डायरेक्शन होती डायरेक्शन ऐसे आती, बट रूल क्या है? बट डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। सो आपको डायरेक्शन बनाना आ गया होगा वेक्टर में। ओके, अब हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करें, इसको हमें काफ़ी ध्यान से समझना है। देयर आर टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एंगल आपका थीटा है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट सी इक्वल टू ए प्लस, आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। सबसे पहले आप वेक्टर ए डायग्राम बनाएं, सबसे पहले आप वेक्टर ए बनाएं, फिर आप वेक्टर बी बनाएं, ठीक है? मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं बताएं। और ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। मैंने आपको प्रोसेस पहले सिखा दिया। अब आप रिजल्टेंट के लिए क्या लेंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दीजिए। सपोज दिस इज वेक्टर सी। अब मुझे बताइए, अगर मुझे वेक्टर सी निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैं इस लेंथ को पूरा सी बोलता हूँ तो मैग्नीट्यूड का तो काम हो गया, लेकिन सी निकलेगा कैसे वो हम देखेंगे। डायरेक्शन, एज आई टोल्ड यू, डायरेक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड विद एक्स एक्सिस इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज आई से दिस एंगल इज थीटा, सॉरी अल्फा, एंड आई विल से अल्फा। तो अगर मैं सी निकाल लूँ, अल्फा निकाल लूँ, तो मेरा आंसर आ गया। आपको ये बात समझ में आ गई? अब मैं गॉसियन रूल लगाता हूँ सी निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड हमें वहाँ पता है सी स्क्वायर निकालना है, उसके सामने की साइड देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंगल देख लो, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को क्या बोलोगे? पाई माइनस थीटा। तो वहाँ पे क्या था? -2ab कोस पाई माइनस थीटा। अब आपको सी निकालना है तो अंडर रूट लगा दो इसके पूरे में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री देखनी पड़ेगी। कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस 2ab कोस थीटा। तो आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना है? आपको साइन रूल समझना है। देखिए वो भी हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपकी साइड है बी, इसके सामने एंगल कितना है? अल्फा। तो आप क्या लिखेंगे? बी
अपॉन साइन अल्फा, ये लिखेंगे। ये साइड है सी, इसके सामने का एंगल क्या करता है, साइन पाई माइनस थीटा। अगेन ट्रिग्नोमेट्री काम में आ रही है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आप स्क्रीन पे लिख सकते हो सी अपॉन साइन थीटा। आपको अल्फा निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, सी इंटू साइन अल्फा इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से अल्फा निकालना आपके लिए बहुत सिंपल है। अल्फा क्या हो जाएगा, पहले आप साइन अल्फा निकाल लोगे, तो मैं पहले साइन अल्फा ही लिख देता हूँ। देखिए साइन अल्फा इज गिवन बाई बी अपॉन सी साइन थीटा, तो यहाँ से आपका अल्फा क्या आ गया, अल्फा इज गिवन बाई साइन इनवर्स बी अपॉन सी साइन थीटा। तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया और मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया है, आपसे मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ऐसे ही निकालना है। सबसे पहले वेरी फंडामेंटल हर सवाल में इस तरह आपको ट्रायंगल लॉ सोचना है। तो ए सी आप ए और सी को ज्वाइन कर लो। अब आप ट्रायंगल लॉ सोचो, टू वेक्टर्स मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। आप देख रहे हो ए के आगे बी जीरो सेम डायरेक्शन में, और ए सी तो क्लोजिंग हो गया, आपका काम हो गया। आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए सी इज गिवन बाई वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो वेक्टर ए सी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेट वेक्टर ए डी, आपको वेक्टर ए डी निकालना है। अब आपको मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको ट्रायंगल लॉ सोचना है, आपको सोचना ही नहीं है। अब आप ट्रायंगल लॉ सोचते हैं सबसे पहले, तो देखो यू कैन से ए डी, ये आपका ए से लेकर डी तक का है। अब सी डी इधर आ रहा है, ये अपोजिट साइड में आ रहा है, तो क्यों नहीं ए सी इसको सपोर्ट कर ले। आपने ए सी लास्ट स्लाइड में निकाला भी है। आप क्या कह सकते हो, वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस सी डी। और ए सी आपका क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सी डी क्या है, वेक्टर सी। एक तो आपने ऐसे सोचा इसको, एक आप डायरेक्ट पॉलीगन लॉ से सोच सकते हो। कैसे, इफ देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सेम डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्ट आ गया ना, तो वेक्टर ए डी क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, कम टू नेक्स्ट। इन ट्राइंगल ओ ए बी, वेक्टर ओ ए आपको गिवन है, डायरेक्शन दे रखी है, ओ बी की डायरेक्शन दे रखी है, दोनों से डायरेक्शन चल रहा है, तो ओ बी अपोजिट चल रहा है। अब तो आपको फील होने लग गया होगा, ये बातें मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। आपको मुझे वेक्टर ए बी दिखाना, सबसे पहला ट्राइंगल लो सोचो, मैंने आपको बोल रखा है टू वेक्टर मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। आप क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी देन क्लोजिंग साइड पर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओ ए को आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए बी आपको निकालना है, ओ बी को आप क्या लिख लो, वेक्टर बी। तो आपका आंसर क्या आ गया, वेक्टर ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन। मैं बार बार सबको कन्वे कर रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करें, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद पहले कैलकुलेट करें, फिर आप मेरा सुनें और अपने आप को जस्टिफाई करें। अब आगे देखिए, आपको निकालना है वेक्टर ए पी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके माइंड में ट्राइंगल लो आना चाहिए, और यहाँ तो ट्राइंगल लो कैसे लगाए हैं, ए पी पे तो मैं और कुछ सोचना पड़ेगा, किसी तरह लॉजिक लगा के आप लगा सकते। कैसे, देखो एक चीज़ तो आपको फील हो रही है ना, ए पी इज रिटर्न एज हाफ ए बी। अगर आप ए बी लगा लोगे ट्राइंगल लॉ से, तो ए पी तो निकल ही गया, और ए बी आपने लास्ट स्लाइड में निकाला है। आपको नहीं पता तो आप यहाँ निकाल लो। आप क्या बोलोगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए बी है, यानी आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस ए बी क्लोजिंग साइड बट अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए,
पर आपको क्या निकालना है, ए पी। तो देखो वेक्टर ए पी को क्या लिखोगे, हाफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं। ओके, अगला सवाल। नो रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट। रिजोल्यूशन definition I have written here. You can read it. The process of splitting a vector is called resolution. और उसके बाद जो पार्ट बनते हैं उनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे वेक्टर ए है, उसको आपको स्मॉल ए स्मॉल बी में तोड़ना है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको एक चीज बोल रखी है, वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज स्मॉल ए, इसको आप पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज। दिस इज वेक्टर। अब वो वेक्टर ए होगा तो ये क्या हो सकता है, इट कैन बी लेमडा ए, लेमडा टाइम्स ए। बी को आप यहाँ से ले लीजिए, बी को आप यहाँ से ले लीजिए, पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए। अब ये बी है तो ये क्या हो सकती है, बी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया ना, इसको आप क्या बोलेंगे, म्यू बी। इसको आप क्या बोलोगे, म्यू बी, और इसको आप क्या बोलोगे, लेमडा टाइम्स ए। अब आप ट्राइंगल लो ना, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। कौन कौन से वेक्टर सेम डायरेक्शन में, लेमडा एंड म्यू बी। अल्टीमेटली आपको वेक्टर ए मिलना है, तो आपने देखो ए को रिजोल्व कर दिया, यू रिजोल्व द ए अलोंग स्मॉल ए स्मॉल बी। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बातें करें, जो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बी लिया है, इसके हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट x की तरफ है, एक कंपोनेंट y की तरफ है। x वाले को हम वी एक्स बोलते हैं, y वाले को वी वाई बोलते हैं। आप लोगों को क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल करना है। अब हमको पता है cos थीटा इज रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, वी एक्स, हाइपोटेन्यूज है v, so you can write vx x component of the velocity, that is vx cos theta। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जिधर एंगल बनता है उधर cos लगा दो। और sin थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अगर आप देखो तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी ना, अगर ये वी वाई तो ये भी वी वाई होगी, वी वाई अपॉन वी। आप क्या लिखेंगे, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। तो आपने ब्रेक कर। अब बाई चांस किसी सवाल में आपको वी एक्स दे रखा है, वी वाई दे रखा है, आपको वी निकालना है। वी निकालना मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए वेक्टर में। तो देखो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखता हूँ तो ऑल ऑफ यू विल से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस वी स्क्वायर को मैं ले लूँ, अंदर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने 10 में पढ़ा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इट इज नथिंग बट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ से आपका वी का वैल्यू आ जाएगा रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो if I calculate this theta, I can write tan theta is given by perpendicular upon base vy upon dx। क्योंकि मुझे vy और dx ही पता था, इसी फॉर्म में लाना है, तो यहाँ से मैंने एंगल थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स vy upon dx। So we are calculating the component, rectangular component of the vector. Here we have given the force F, and this force is making angle theta with the x-axis। अब आपको मैंने बोल रखा जहाँ पे एंगल बनता है हम cos लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेस आ जाता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो आप एफ एक्स को क्या लिखोगे, f cos थीटा, एफ वाई को क्या लिखोगे, f sin थीटा। Okay, now in this situation this force of 60 Newton is acting। पहले आप ये सोचिए कौन से क्वाड्रेंट पर लग रहा है। यस, इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है x तो पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ cos थीटा, क्योंकि इसके साथ बेस यही बन रहा है। एफ की वैल्यू कितनी है, 60,
इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो फोर्स कितना आ गया आपका 30 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स कौन सा आएगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन एफ आई। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो एफ आई इधर लूंगा, लेकिन आपको पता है ये जो वेक्टर है इट शुड बी बिटवीन दीज टू कंपोनेंट, तो एफ आई आप वहाँ नहीं ले सकते, एफ आई आपको इधर ही लेना पड़ेगा, तभी मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट बोला आपको, और आपको फील भी हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वाई इधर ही आएगा, तो यू जस्ट इरेज इट दिस पोर्शन। अब आप एफ आई की वैल्यू लिख लीजिए, एफ वाई कैन बी रिटन एज माइनस एफ साइन थीटा। मैंने माइनस क्यों लिखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव आएगा, -60 and this is also sin 60, sin 60 is √3/2, -60 into √3/2, आप इसको सोल्व करोगे आपका क्या आएगा -30√3 न्यूटन। So this is the x and y component of this force F. One more situation I'm giving you, मैं चाहूँगा पहले आप लोग खुद निकालें फिर मुझे सुनो। सबसे पहले आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, अब आप ऐसे सोचोगे तो आपको तो कुछ पता ही चलेगा, एक्स वहाँ चला गया वाई चला चला गया, हमने जब बेसिक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के ज्योमेट्री के तभी हमने कह दिया कि आपको फ्रेम को ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, ये एक्स है ये वाई है, जरूरी नहीं एक्स और एक्स ये भी हो सकता है वाई ये भी हो सकता है, बट वन थिंग इज कंपल्सरी, एक्स एंड वाई शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अदरवाइज वाई शुड बी इन द एंटी क्लॉक टू द एक्स एट 90 डिग्री, वही हो रहा है वाई इज एंटी क्लॉक टू द एक्स एट द 90 डिग्री। तो आपने केवल क्या किया, जब ओरिएंटेशन था फ्रेम का उसको आपने रोटेट कर दिया, अब आप इसको एक्स मानोगे तो ऑब्वियसली ये आपका -x आएगा और ये आपका -y आएगा, ये आपको फील हो गया। अब सबसे पहले आप देखो वेक्टर को आपको इस पॉइंट से क्रॉस कराना है, तो आप क्रॉस कराओगे तो आपको यही सिचुएशन है कि क्रॉसिंग इज मस्ट, मैं बार बार बोलता हूँ आपसे वेक्टर की न्यूमेरिकल्स में, वो एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसके एफ के दो कंपोनेंट दोगे, कंपोनेंट तो एक्स और वाई के अलग होंगे, बीच में होगा तो एक्स कंपोनेंट तो इधर आ गया और वाई कंपोनेंट इधर आ गया। अब आई थिंक आप लोगों को पता चल रहा होगा एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, क्योंकि एफ एक्स भी -x की तरफ है, एफ वाई भी देखोगे पैरेलली -y की तरफ है, लेकिन थीटा किससे बन रहा है, एक्स से बन रहा है, तो आप एफ एक्स को क्या लिखोगे -f cos थीटा, एफ वाई को आप क्या लिखोगे -f sin थीटा, like this. Okay, again there is new situation, again you think and you write first. अब आप देखो सबसे पहले x और y तो आपको दिख रहा है, अब इसको आप क्या बोलोगे -x और इधर जो जाएगा उसको आप क्या बोलोगे -y। मैंने आपसे क्या बोला क्रॉसिंग इज मस्ट, क्रॉसिंग करा लीजिए साहब, ये आपने क्रॉसिंग कराई फोर्स की, देखते आपको पता चलेगा x कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है y कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है। अब वो एंगल बीटा था तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई माइनस बीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली। अब मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स, अब देखो एंगल y के साथ बन रहा है तो वहाँ कोस आएगा, x के साथ साइन आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा एफ साइन पाई माइनस बीटा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब मुझे एफ वाई लिखना है, एफ वाई नेगेटिव आएगा क्योंकि -y की तरफ है, तो -y लिखोगे, और cos पे एंगल आएगा cos पाई माइनस बीटा, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो आपका एफ वाई माइनस माइनस प्लस एफ cos बीटा। देखिए नेक्स्ट ऑल फीचर्स देखते हैं, एक बार हमारे कंपोनेंट क्लियर हो जाएंगे फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ड्राई कीजिए,
देखिए मैं आपको प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई आपको खुद को सोचना है, मैं केवल इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं क्रॉसिंग इज मस्ट। अब ये एंगल थीटा है तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है एंगल भी थीटा है। अब ये फोर्स एफ है, इसका एक्स कंपोनेंट तो इधर ही आएगा, वो तो पॉजिटिव आ गया, वाई कंपोनेंट इधर आ रहा है पॉजिटिव, तो वाई वो नेगेटिव आ गया। तो आई थिंक वी कैन इजीली से एफ एक्स इज गिवन बाय एफ cos थीटा एंड एफ वाई कैन बी रिटन एज माइनस एफ साइन थीटा। लाइक ओके, एक सवाल होता है। अब आप देखो x और y अलग है, अब यहाँ पे क्रॉसिंग का लफड़ा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वहीं से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो x भी दूर है y भी दूर है, तो क्रॉसिंग कहाँ ले जाके कराओगे, y से तो क्रॉसिंग होनी नहीं, पीछे बढ़ाओगे तो होगी, या y को आगे बढ़ाओगे। तो आप क्या करो, सिंपल है, इसको है ना यहीं पे आप लाइन ड्रॉ कर दो पहले, ये आपका y एक्सिस हो गया पूरा। और x को आप पहले शिफ्ट कर सकते हो यहीं पे, ये आपने x को पहले शिफ्ट कर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप एंगल सोचो, एंगल कितना आ रहा है, अगर आप मुझे लॉजिकली बता सकते हो ये एंगल कितना है। देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है, अगर इस एंगल को मैं x बोलूँ तो ये मुझे पता है, हमने मैथ्स में पढ़ा है, थीटा प्लस एक्स मस्ट बी बीटा, तो x इज नथिंग बट बीटा माइनस थीटा। अभी आपको फोर्स F है, इसका कंपोनेंट जो देखोगे, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो नेगेटिव y की तरफ आ रहा है, तो y इधर है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, x में तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ वाई इज माइनस एफ कॉस एक्स, यानी एफ वाई इज नथिंग बट माइनस एफ cos beta minus theta. Similarly, if I write the fx, I can say it is f sin x and x is beta minus theta. देखिए like this. Now we will discuss the parallelogram law of vector addition. सबसे पहले मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ। If two vectors have the common starting point, देखो ट्राइंगल लॉ में स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन नहीं था, वहाँ पे एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर आ रहा था, और यहाँ पे देखो ए और बी का आपने कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ये वेक्टर ए है, ओके ये वेक्टर ए है, और यहीं से आपने वेक्टर बी लिया, एंड देन यू मेक द पैरेललोग्राम। नाउ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बिटवीन दीज टू वेक्टर गिव द एडिशन ऑफ द वेक्टर, ये तो एडिशन दिखाएगा, और जो दूसरा डायगोनल आ रहा है वो क्या दिखाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो सी तो क्या हो गया ए प्लस बी, और दूसरा डायगोनल क्या दिखा रहा है इनका, सब्ट्रैक्शन। पैरेललोग्राम लॉ में देखो मैंने नीचे लिखा टेल ऑफ बोथ वेक्टर एट द सेम पॉइंट, ट्रायंगल लॉ में ऐसा नहीं है, एक की टेल यहाँ थी, एक की टेल यहाँ थी, यानी एक का स्टार्टिंग ये था, एक का स्टार्टिंग ये था, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ओके अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं। इफ देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी, आपको रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट में आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो मुझे आर चाहिए रिजल्टेंट, जस्ट अ सेकंड, आई वांट रिजल्टेंट आई वांट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मुझे रिजल्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चाहिए, तभी अपना काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पहले शिफ्ट करेंगे ए को, बी को पहले शिफ्ट करेंगे, ए और बी में एंगल थीटा है, क्रॉसिंग करा लो, तब भी इनके बीच में एंगल थीटा है। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू एग्री, इफ दिस इज वेक्टर बी, दिस लेंथ इज बी, मैं इसकी कंपोनेंट लूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, बी कॉस थीटा, जो कर चुके। नाउ इफ आई मेक द, I just label it O, P, Q, and this is R.
I take the triangle OPQ, and we know this is the resultant R, because डायगोनल रिजल्टेंट आएगा. आप लिख सकते हैं यहाँ से आर स्क्वायर, आइसोलेट लगा रहा हूँ, ये लेंथ है मेरी ए स्क्वायर, ये लेंथ है मेरी बी cos थीटा का होल स्क्वायर. So let me correct again. This complete length is a plus b cos theta. Okay, a plus b cos theta whole square, and this is b sin theta whole square. You open the bracket, r square equal to a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta. Now you know the identity. What is the identity? Cos square theta plus sin square theta is 1. b square आप कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिला? मैग्नीट्यूड में r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. अब यहाँ से मैं r निकाल रहा हूँ. r के लिए क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. यानी अगर मुझे वेक्टर a पता है, वेक्टर b पता है, इन दोनों के बीच में एंगल पता है, आई कैन इजीली कैलकुलेट द रिजल्टेंट. ये तो मेरा मैग्नीट्यूड आ गया. दिस वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड. अब हमें डायरेक्शन भी चाहिए जी. डायरेक्शन मैंने आपसे क्या रखा? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज. सपोज ये डायरेक्शन रखा है. अब आप ट्राइंगल देखो ओ पी क्यू. कैन यू राइट इन दिस ट्राइंगल tan alpha is nothing but b sin theta, because this is perpendicular, upon base. Base is complete a plus b cos theta. तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया. अल्फा निकालोगे तो क्या बोलोगे डायरेक्शन के लिए? tan इनवर्स b sin theta upon a plus b cos theta. So I think we have discussed it और आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा. This is the resultant in magnitude and direction. Okay. अब एक छोटा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में बाद में डिस्कस करूँगा, बीच में कुछ कंसेप्ट चीज़ें डिस्कस करूँगा. आई हैव गिवन यू टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड. दोनों के बीच में एंगल थीटा है. आपको रिजल्टेंट बताना होगा. तो सबसे पहले मैं आपको याद करा दूँ, एक बहुत काम होगा. दैट इज 2a cos theta by 2 and direction is at the bisector. यदि एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थीटा बाय 2 इधर से या थीटा बाय 2 इधर से. ये तो आपको लर्न करना है. अब अपन करेंगे कैसे? आई होप ऑल ऑफ यू एग्री. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यू विल से मी आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p2 cos थीटा. दो वेक्टर है पी और क्यू, उनके बीच में मैंने एंगल थीटा दिया है. लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्या है? ए और ए, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? ए. तो मैं आर को क्या लिखूंगा? रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए इज ए स्क्वायर cos थीटा. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर. अब मैं इस 2a स्क्वायर को कॉमनली ले लूँगा. अंदर क्या बच गया? 1 प्लस cos थीटा. यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी ध्यान रखनी है. क्या आइडेंटिटी है? cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. क्योंकि मुझे 1 को मारना है, 1 को हटाने का एक ही तरीका मैं -1 लिया हूँ. तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 थीटा का थीटा हो गया, थीटा का थीटा बाई 2 हो गया -1. यहाँ पुट कर दीजिए. व्हेन यू विल पुट हियर आई एम श्योर यू विल गेट द रिजल्ट r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2. जो मैंने आपसे कहा आपको लर्न होना चाहिए. अब मैं डायरेक्शन की बात करूँ. ये तो आपको लर्न हो गया. अब मैं डायरेक्शन की बात करूँ. डायरेक्शन आपका फॉर्मूला आपको याद है? tan अल्फा. क्यों? इसको आप आगे बढ़ाओगे, इसको इधर बढ़ाओगे, ये tan अल्फा. ये आपका a था, ये आपका a sin थीटा है, ये आपका a cos थीटा है. तो tan अल्फा क्या हो गया? a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा. सोल्व करेंगे हम इसको. tan अल्फा इक्वल टू a कॉमन लेके काट दीजिए, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. अब 1 को हटाना है. अगेन यू विल यूज द ट्रिग्नोमेट्री.
cos 2 theta is written as 2 cos square theta minus 1. ठीक है, तभी तो 1 हटेगा मेरा. अब ये मेरा थीटा है तो इसको भी हाफ कर लूँ, यानी मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. अब यहाँ से cos थीटा तो थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऊपर वाला sin थीटा थीटा बाई 2 में कन्वर्ट नहीं हुआ. इसको भी कन्वर्ट करते हैं. अगेन वी विल यूज द आइडेंटिटी. sin 2 थीटा is given by 2 sin theta cos theta. So sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. You put all the values here. Tan alpha equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 1 plus 2 cos square theta by 2 minus 1. देखिए 1 से 1 कैंसिल, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, एक cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल. तो देखो आपको मिल गया होगा tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2. यहाँ से आपको क्या मिला, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2. अगेन आई एम टेलिंग, आपको ये लर्न होना ही चाहिए. क्या लर्न होना चाहिए, इफ देयर आर टू इक्वल वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ऑफकोर्स रिजल्टेंट तो यहाँ से पास होगा, बस वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2. और जो एंगल बनाएगा, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, ये एंगल होगा थीटा बाई 2, यानी एंगुलर बाइसेक्टर. ठीक है, विजुअलाइज अगेन. जैसे मैं बर्ड की फ्लाइंग का देखा, आपको पता है बर्ड जब फ्लाई करती है, अप्लाई द फोर्स, एयर पे फोर्स लगाती है और एयर उनको रिएक्शन देती है. एवरी एक्शन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन. तो अब जब ये फोर्स लगा रही है, ये फोर्स आगे जाके किसी एंगल पर लग रहा है, अब वहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है ओसी की तरफ. तो अब इनको टर्न करना है, तो जैसे विंग को टर्न करेगी एंगल चेंज होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा. तो इसको आप एनालाइज करते हैं. अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा ए माइनस बी निकालना है. ए माइनस बी को आप क्या कर सकते हो, वेक्टर है, यहाँ मैंने वेक्टर सबसे भी लिखा है, आपको पता है सबसे वेक्टर होना चाहिए. टाइपिंग एरर को देखो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये सब वेक्टर. ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी, बी को रिवर्स करो. अब जहां ए खत्म हो रहा है बी को लेके जाओ. अब क्लोजिंग साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन देखो, तो आपका रिजल्टेंट. अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का डेरिवेशन की बातें करें, तो आपको इसका डेरिवेशन भी अच्छी तरह आना चाहिए. देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट, अगर मुझे आपको ए माइनस बी निकालना है, सबसे पहले मुझे रिजल्टेंट चाहिए. मुझे रिजल्टेंट चाहिए ओके. वी वांट रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें रिजल्ट चाहिए. सबसे पहले आपको निकालना है आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर. आप इसको क्या सोच सकते हो, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर. तो सबसे पहले बी को रिवर्स लेके जाना है, क्लियर ले लेते हैं, स्पेस का प्रॉब्लम है. ये वेक्टर ए, दिस इज माइनस, क्योंकि आपका बी इधर है, ये आपका बी है. अब देखो ए और बी में एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी में एंगल कितना आएगा, पाई माइनस थीटा. ये तो आपको फील हो जाएगा. अब रिजल्टेंट इन दोनों के डायगोनल से पास होने वाली लाइन खींचनी है, ये मैंने रिजल्टेंट आ रही है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ए माइनस बी की डायरेक्शन कौन सी. ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया. अब ओके, अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं. Let us come to the derivation part. If I say this is my vector A,
this is my vector b, this is angle theta, and I have to calculate r equal to a minus b. माइनस बी के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा और मुझे पता है ये पूरा एंगल कितना हो गया मेरा पाई माइनस थीटा, और आप बोलेंगे दिस इज द रिजल्टेंट आर। डायग्राम बना लीजिएगा। अब ध्यान देना, अगर देयर आर टू वेक्टर p एंड q, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर वेक्टर है, एक वेक्टर है माइनस वेक्टर बी, और इन दोनों में एंगल है पाई माइनस थीटा। अब आप यहाँ रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस 2pq cos पाई माइनस थीटा, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो आपका रिजल्टेंट क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट है। जस्ट वही है जो अपन ने पहले पढ़ा, बस थोड़ा सा अपने को इसको माइनस में सोचना है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ये वाला पार्ट मुझे जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्शन का, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको ए और बी के बीच में डायरेक्शन निकालनी है, जिसको आप अल्फा बोलते हैं, अगर आप सपोज कोई रिजल्ट लिखते हैं आर डैश और वो है ए प्लस बी, तो आर डैश की डायरेक्शन कैसे सोचोगे, टेन अल्फा इज नथिंग बट बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आर इक्वल टू ए माइनस बी के लिए सोचना आपको ये चीज। तो देखो मैं सेम लॉजिक लगा रहा हूँ जो यहाँ लगाया है, आपको क्या मिलेगा, अब इसको एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो आई कैन से टेन बीटा इज गिवन बाई बी, यहाँ पे ए और बी में एंगल थीटा था, ए और बी में एंगल पाई माइनस थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, बी साइन पाई माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी, यहाँ कोस थीटा था लेकिन यहाँ मैं क्या लिखूंगा, कोस पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा तो पॉजिटिव होता है, तो टेन बीटा कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। दोनों फॉर्मूले सबको क्लियर हो गए, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के। अगेन आई एम फाइनलाइजिंग दीज टू फॉर्मूला। अगर एडिशन की बात करोगे, ए और बी दो वेक्टर है, एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी में एंगल थीटा है, लेकिन आप ए माइनस बी कर रहे हो, तो रिजल्टेंट आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सिमिलर डायरेक्शन, वहाँ पे एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल पाई माइनस थीटा हो गया, तो इससे नीचे वहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा था, यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा है। बस इसके अलावा आपको कुछ ध्यान देना। ओके, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था, अगर आपने रिकॉल कर रखा था, एडिशन में रिजल्टेंट आ रहा था, आंसर आ रहा था 2a cos थीटा बाई 2। यहाँ पे आप रिजल्टेंट निकालोगे, अभी आपको लर्न करवा रहा हूँ, आंसर विल बी 2a sin थीटा बाई 2। लर्न कर लीजिए, आगे आपकी ये शॉर्टकट बहुत काम आने वाले हैं। अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो आपको लर्न करना है 2a cos थीटा बाई 2। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में एस आता है तो साइन ही आएगा, ये ट्रिक याद रख लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a sin थीटा बाई 2। कैसे, देखो आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये तो आपका फॉर्मूला है। अब मैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस cos थीटा। अब मुझे 1 को हटाना है, आप क्या आइडेंटिटी लगाओगे, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 कर लोगे, आपको आर की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट 2a स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा में 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, देखो आर का वैल्यू आ गया आपका 2a साइन थीटा बाई 2।
तो वहाँ क्या था 2a cos थीटा बाई 2, यहाँ क्या है 2a sin थीटा बाई 2। डायरेक्शन, अब हम डायरेक्शन, वहाँ पे डायरेक्शन थीटा बाई 2, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कम टू द डायरेक्शन। देखो फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। फॉर्मूला आपको याद आ गया, लेकिन a और b सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन a माइनस a cos थीटा। a कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। आपने लास्ट टाइम किया है, वही लॉजिक आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा को क्या लिखोगे, tan अल्फा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, तो मुझे 1 को हटाना है, तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप इसको सोल्व करो, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो इफ वी एग्री वी विल गेट cot थीटा बाई 2। चेक करो, सबका ये है, लेकिन वहाँ तो आपने वहाँ पर tan अल्फा tan थीटा बाई 2 आया था, आपने tan से tan कैंसिल कर दिया था। यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप क्या करोगे, आपको इसमें गिवन है tan अल्फा इक्वल टू cot थीटा बाई 2। आप इस cot को tan में कन्वर्ट कर लो, तो आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब अल्फा कितना आ गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, अल्फा इज नथिंग बट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो यू सी द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so we have discussed addition, subtraction, both unit vectors. The vector which give the have the magnitude is unit. Okay, the vector having the unit magnitude, no unit, its only purpose to discover direction. आपको ध्यान रखना है, vector A is a cap upon modulus A. If this angle is theta, vector in magnitude and direction A angle theta, A से there is a 1 angle theta. So only like definition is sufficient, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं बेसिक चीज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। ए कैप इज वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए, तो क्या हम लिख सकते हैं मॉडुलस ए, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप क्या लिखोगे, ए कैप मॉड ए इक्वल टू ए। अब यहाँ से देखो, मॉड ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए कैप, नीचे लिखे गए। इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड अ क्वांटिटी बाय द वेक्टर, वेक्टर कैन नॉट डिवाइड बाय द वेक्टर, तो ऐसा कभी मत लिखिएगा। यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस की तरफ होता है जे कैप कहते हैं, जेड एक्सिस होता है वो सब ए कैप कहते हैं। जैसे सपोज कोई वेक्टर है आर इक्वल टू 2i प्लस 3j, मीन्स अगर मैं अपने ज्योमेट्री के लिए सोचूं, एक्स कंपोनेंट तो है मेरा 2, वाई कंपोनेंट है मेरा 3, यानी अगर मैं पॉइंट देखूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, तो जो वेक्टर r इक्वल टू आई प्लस 3j है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ r इक्वल टू आई प्लस 3j। अगर ये होता वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस 3j, अब j नेगेटिव में है, माइनस j मतलब वाई एक्सिस में देखना है, 1 2 3, ये तो 2 ही रहेगा, तो ये वाला वेक्टर r हो गया। चलो इसको मैं r1 कर लेता हूँ, इसको r2 कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ वेक्टर r3 इज गिवन बाय माइनस 2i माइनस 3, जब आपको पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, माइनस 2i माइनस 3, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -2, माइनस। तो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब थोड़ा सा 3D का मैं फील करा रहा हूँ यहाँ। सपोज आपके सामने एक पोल है, उसके सामने उसके जस्ट बगल में एक और पोल है, कोई बेस है। आप अगर बैठे हैं तो ग्राउंड पे बैठे हैं, ग्राउंड
सामने वाली वॉल को आप वाई जेड प्लेन बोलते हो और लेफ्ट वाले को आप बोलते हो एक्स जेड प्लेन। यानी सामने वाली वॉल में जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि देखो एक्स तो आपने इधर ले लिया डायग्राम में, एक्स तो आपने इधर ले लिया, आप ना तो पीछे जा रहे हो ना इधर आ रहे हो, तो ना तो प्लस एक्स पे चल रहे हो ना माइनस एक्स पे चल रहे हो, आप सामने की वॉल पे घूम रहे हो और इस वॉल पे सब जगह एक्स की वैल्यू क्या है 0। यानी इस सामने की वॉल पे अगर आप घूम रहे हो तो इस वॉल पे ओनली वाई और जेड दो ही कोऑर्डिनेट होंगे। लेफ्ट वाली वॉल पे देखोगे तो एक्स और जेड 2 कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ना तो आप इधर आ रहे हो ना इधर जा रहे हो। ये बात आपको फील हो रही होगी। सिमिलरली बेस पे 2 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई, ये भी आपको फील हो रहा होगा। इज इट ओके? अब देखो, अगर आप सामने की दीवार से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो रहे हो, अब आपको फील करना होगा, तो देखो आप एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हो क्योंकि जब कोऑर्डिनेट था वहाँ की कोऑर्डिनेट एक्स की 0 थे। अब जितना इधर आ रहे हो तो एक्स एक्सिस आपका डेवलप हो रहा है, तो देखो अगर जैसे आप इधर आए आपका एक्स एक्सिस डेवलप हो गया। आगे देखो, इस दीवार से आप इधर शिफ्ट हो रहे हो, यानी आप वाई एक्सिस की तरफ आ रहे हो, तो देखो आपको वाई डिस्टेंस मिली, इधर आपको एक्स डिस्टेंस मिली, इधर आपको वाई डिस्टेंस मिली। अब ग्राउंड से आप उठ रहे हो, आपको जेड डिस्टेंस मिली। ये जो पॉइंट है हवा में, सपोज ये पॉइंट आप एयर में है, यहाँ से डिस्टेंस है एक्स, यहाँ से डिस्टेंस है वाई और यहाँ से डिस्टेंस है जेड, तो 3 पॉइंट हो गया, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे आपको फील आना चाहिए जो मैंने बनाया है, ये जेड एक्सिस है तो इस पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ये वाई एक्सिस है, एक्स और जेड 0 है। ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स है, टाइपिंग एरर है, एक्स कोमा 0 कोमा 0। अब इस दीवार पे जितने भी पॉइंट होंगे ये देखो, उन सब पॉइंट में क्या 0 होगा, एक्स 0 होगा, यानी ये वाई जेड प्लेन है। यू जस्ट फील इट, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, आप फील नहीं करोगे। अब ये दीवार देखो, इस दीवार में जितने भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स जेड, वाई 0 होगा, ये एक्स जेड प्लेन है। ये देखो बेस है, इसको आप क्या बोलोगे, एक्स वाई प्लेन, इसमें जेड 0 होगा। अब अगर यहाँ वाई जेड है तो इसके पीछे मिरर में देखो, जेड तो पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा ना, यानी ये अगर आप सरफेस देखो तो क्या आएगा, माइनस वाई जेड। इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, क्या बोलोगे, एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है ना। इसी तरह आपको फील लेना है सब चीजें। ओके, इफ देयर इज, आई टोल्ड यू, we have taken one example again, I am writing, if there is any point P और आपके पास कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, तो वेक्टर ओपी ओरिजिन से बनाओगे, ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 होते हैं, आप क्या लिखोगे, 2i प्लस 3j प्लस 5k। एक्स एक्सिस पे 2 चले, वाई एक्सिस पे प्लस 3 चले, जेड एक्सिस पे प्लस 5 चले। कहीं पे भी माइनस आ जाता तो अब अगर यहाँ पे आता 2i बाई चांस माइनस 3j प्लस 5k, आपको पता चल गया वाई में आप नेगेटिव जा रहे हो। ओके, अब हम छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं टू क्लियर योर कंसेप्ट। पहला सवाल आप लोग जस्ट रीड द न्यूमेरिकल, हम डिस्कस करें। कोलिनियर प्रूव करना है, हमने एक स्लाइड दिखाई थी आपको, अब यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले आपसे बोलो व्हाट इज वेक्टर ए बी, ये बी के कोऑर्डिनेट है, ये ए के कोऑर्डिनेट है, बी माइनस ए करोगे, 8 माइनस 4 इज 4i प्लस ये 4 है ये 1 है, क्या लिखोगे, 4 माइनस 1 इज 3j और 6 माइनस 3 इज 3k। अब आप इसी तरह बी सी लिखो, सी के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट माइनस करो, ये 20 है 8 है 12i, वो 13 है 4 है तो 9j, वो 15 है 6 है 9k। आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा बी सी इज 3 टाइम्स ए बी, यानी बी सी और ए बी एक ही डायरेक्शन में, माइनस नहीं है, लेकिन ए बी का 3 टाइम्स है बी सी। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट सिचुएशन। एक सवाल होता है, अब मैं चाहूँगा आप लोग खुद देखो पी क्यू क्यू आर में क्या रिलेशन है।
सबसे पहले मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ, क्यू में से पी माइनस करूँ, ये -3 है, ये -4, -7 आई, -6 -3 -9j +10 -++2 +12 की, यानी -7 -9 12। अब मैं क्यू आर लिख रहा हूँ, आर माइनस की, ये 25 -+3 28, ये 30 और -+6 36, दिस इज -38 एंड -10 -48। आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है इसमें? ध्यान से देखो, आप देख सकते हो ना, क्यू आर इज नथिंग बट -4 पी क्यू। अब अगेन ये से दिखाएगा कोलिनियर टू ईच अदर। ओके, अब आपको इक्वल वेक्टर प्रूव करना है। इक्वल के अंदर तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैं वेक्टर ए बी बनाता हूँ, बी माइनस ए, ये 2 बी माइनस माइनस +1, तो आप क्या लिखोगे 3i, ये 4 -3 +1। अब मैं वेक्टर सी डी भी लिख लेता हूँ, सी डी डी माइनस सी, 4 -1 3i प्लस, ये तो क्या देखने से पता चलेगा दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, शायद हमने पहले डिस्कस नहीं किया, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई वेक्टर ए बी है, इट इज गिवन बाई xi प्लस yj प्लस zk, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा? √x² प्लस y² प्लस z²। अगर ये -yj होता तब भी y² होता, क्योंकि -y² प्लस y², तो इसका मोड कितना होगा? √3² प्लस 1² 9 प्लस 1 is 10। तो यहाँ तो ये भी 3i प्लस j है, ये भी 3i प्लस j है, डायरेक्शन भी सेम होगी दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब यहाँ पे बताइए, एक वेक्टर पी क्यू एंड पॉइंट ये इक्वल, दोनों वेक्टर इक्वल है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। सबसे पहले मैं वेक्टर पी क्यू लिखूँ, वेक्टर पी क्यू माइनस पी करता हूँ, है ना, ये मेरा पी है, ये मेरा 4 -1 3i -1 +2 जे सेम ही आ रहा है, 3i प्लस जे, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आर एस लिखता हूँ, 0 -a और 0 माइनस माइनस प्लस प्लस से 1 पे लिखने से मतलब ही नहीं। अब आपके सामने ये आ गया, अब आप कंपेयर करो, आप क्या सोच सकते हो? जे के आगे +1 है, यहाँ भी जे के आगे +1 है। अब यहाँ 3 है और ये माइनस है, तो बताओ ए की वैल्यू -3 हो जाएगी ना? देखो जैसे ए की वैल्यू -3 पुट करोगे तो 3i बन जाएगा। So in this problem we are given a bot, and what is the use of this bot? It doesn't matter, हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने में सवाल सोल्व करना। If the resultant of the forces exerted by the tugboat is 5000 Newton and direction is given along the axis of the bridge, आपको टेंशन इन द ईच रॉक बतानी है जब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। ओके, सो इफ यू थिंक द साइन रूल, what we can say, suppose this is the bolt and here one string, we say here the tension is T1, here is the another string, we assume here the tension is T2, that tension we have to determine T1 and T2, and it is given to us this angle is 30 degree and this angle is 45 degree to theta, and this is the resultant which is given as 5000 Newton, like this. Now I have to calculate, and we have to calculate T1 and T2. If you make the parallelogram, like this is T1, this is also T1, this is T2, this is also T2. If this angle is 45, this must be 45.
This is 30, this must be 30. Exactly. If this is T2, we can write T2 here. Now we apply the sine rule. T1 upon T1 के सामने वाला एंगल, T2 के सामने वाला एंगल, 5000 के सामने वाला एंगल. तो अगर ये 30 है, ये 45 है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 180 माइनस 30 माइनस 45. आप कैलकुलेट करोगे 30 और 45 आपका हो गया 75, 180 से माइनस किया, ये एंगल आपका 105 आ गया. तो आप क्या लिखेंगे साइन रूल से? T1 अपॉन सामने का एंगल 45 डिग्री, T2 सामने का एंगल 30 डिग्री, 5000 अपॉन सामने का एंगल कितना हो गया 105 डिग्री. अब साइन 45 आपको पता है, साइन 30 आपको पता है, साइन 105 आपको नहीं पता होगा, आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये इसीलिए हमने सवाल दिया कि आइडिया आपको बता देना कैसे कैलकुलेट करोगे. तो आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. T1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? 5000 इंटू साइन 45 अपॉन साइन 105 डिग्री. आपका आंसर आ जाएगा T1 आ जाएगा और T2 आ जाएगा. देखो ये आपका T1 आ गया और T2 आ गया. अच्छा, अब इसी सवाल में एक चीज़ और देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अल्फा फॉर विच द टेंशन इन द रोप 2 इज मिनिमम एंड डिटरमाइन दैट टेंशन ऑल्सो. अब सबसे पहले आपको अल्फा निकालना जब मिनिमम टेंशन. अब ध्यान देना, टेंशन मिनिमम कब होगी? जब खिंचाव मिनिमम होगा. ये तो आपको पता ही है. अगर आप सोचो इसको, ये तो आपका 5000 मीटर डिसाइड है, मुझे केवल T2 की बातें करनी, रोप 2 की, है ना. तो आप देखो रोप 1 तो ये है, इसको पहले शिफ्ट कर दो, ये रोप 1 है. अब आप इस स्ट्रिंग को, जो सेकंड नंबर वाली स्ट्रिंग है, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो 90 डिग्री पे, और एक्यूट एंगल पे भी रख सकते हो. सबसे पहले आप लोग सोचो मिनिमम टेंशन कब होगी? जब खिंचाव कम होगी, लंबाई कम होगी, और लेंथ सबसे कम कब होगी? जब ये एंगल 90 डिग्री हो. ये बात आपको पता चल गई. ये एंगल कितना हो? 90 डिग्री. तो अगर ये, अब देखो ये एंगल 30 डिग्री था, ये भी 30 होना मस्ट है, और ये एंगल 90 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 90 प्लस 30, ये एंगल कितना आएगा आपका? 60 डिग्री. तो आप लोगों को पता चल गया 60 डिग्री कैसे आएंगे, अल्फा की वैल्यू कैसे है 60 डिग्री पता चल गया. तो वापस बना रहा हूँ मैं इसको क्लियर. देखो ये आपका 5000 न्यूटन, ये आपका T2, ये आपका T1, ये एंगल आपका 90 डिग्री. क्यों लिया 90 डिग्री? टेंशन मुझे सबसे कम चाहिए, वो 90 डिग्री पॉसिबल है. 90 से कुछ भी एंगल बनाओगे इसकी लेंथ बढ़ेगी, टेंशन ज़्यादा आ जाएगी. ये 30 और ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री. अब तो आई थिंक आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो T1 कितना होगा, T2 कितना होगा. एक चीज़ तो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, T1 कितना होगा 5000 के रेस्पेक्ट में देखो, तो आप इसको आगे बढ़ा के भी सोच सकते हो ना. ये एंगल 60 तो ये भी 60. T1 कितना हो गया 5000 साइन 60 या 5000 कोस 30, और T2 कितना हो गया 5000 साइन 30. ये आपकी सिचुएशन. ठीक है, आगे चले. So now we are discussing the polygon law of vector addition. Suppose I say there are number of vectors along the sides of the polygon, vector A, vector B, vector C and vector D. If I ask you, firstly calculate vector A plus vector B. I hope you are intelligent. This is the vector A plus vector B. You apply the triangle law. Now you add A plus B plus C. Means this pink vector plus this green vector C. I will say this is A plus B plus C. Now you say A plus B plus C plus D. This is A plus B plus C. This is D. This is the resultant R. So what we are getting? If there are number of vectors along the sides of the polygon in the same direction, the resultant is given by the closing side but in opposite direction. Like this. Now there are some properties of the vector addition which you should know very well.
वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कैसा समझाएंगे आप? कम्यूटेटिव यू विल से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। देखिए, सपोज आई ड्रॉ द पैरेललोग्राम, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। आमने सामने की साइड पे पैरेललोग्राम बनाना आपको आता ही होगा। दिस इज नथिंग वेक्टर ए, दिस इज नथिंग वेक्टर बी, डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज। अब आप पैरेललोग्राम लो सोचो, तो a plus b, this is vector a, this is vector b, resultant is given by the diagonal which is passing the intersection। तो ये resultant r हो गया, यानी r हमने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ट्राइंगल लो सिखा रहा हूँ। अब b plus a, two vectors in the same direction, the resultant is closing side in opposite direction, ये भी तो आ गया। I hope you can easily say vector addition is commutative। Okay, vector addition is associative। इसको हम कैसे करते हैं? सपोज आई से आई टेक 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इसी डायग्राम को इधर भी ले लेता हूँ जिससे कि अपने को समझने में इजी रहेगा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। अब एसोसिएटेड लॉ क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले हम LHS देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी करो, दिस इज बी, दिस इज सी। आई होप एवरीबडी विल से दिस इज बी प्लस सी, क्लोजिंग साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड देन ए प्लस बी प्लस सी। यू एग्री? दिस इज द रिजल्टेंट आर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं राइट हैंड साइड डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? a plus b, this is a, this is b, this will be a plus b। now a plus b plus c, resultant closing side but in opposite direction, this is resultant। I hope all of you agree, जो resultant यहाँ आया वही resultant यहाँ आया, it means vector addition is associative। check it। another approach also, you just can pause the video and you can now we will discover direction cosine term। मैंने शायद कुछ देर पहले आपसे 3D की सिचुएशन डिस्कस की थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसी चीज़ को आपको फील करना है। आपके सामने एक वॉल है, उसके बगल में एक वॉल है ना? ये चीज़ आपको ऐसे फील करनी है। ये वॉल है, इसके बगल में एक और वॉल है। सामने की वॉल एक प्लेन हो गया, इधर की वॉल एक प्लेन हो गया, बेस जिस पर आप बैठे हैं वो एक प्लेन। अब जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉर्नर पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक ही लाइन आ रही, एक लाइन ये आ रही, एक लाइन, वहाँ पे उस कॉर्नर पे आप एक पॉइंट पेन रखिए, उस पेन की डायरेक्शन आपकी तरफ कीजिए। क्योंकि 2D में डायग्राम बना रहा हूँ पर आपको 3D में फील लेना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ। सामने एक दीवार है जहाँ बैठे, उसके बगल में एक और दीवार है और नीचे ग्राउंड है। तीनों अलग अलग प्लेन होंगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है ना। तो मैं वापस इसको वहीं से लेके आ रहा हूँ। जस्ट सेकंड, देखिए ये सामने एक दीवार है जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, आपको याद होगा, वी टॉल्ड इट इज वाई जेड प्लेन। ये लेफ्ट की दीवार है जिसको आपने बोला एक्स जेड प्लेन, और ये ग्राउंड आप एक्स वाई प्लेन। और चाहे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं आपके रूम में जो कॉर्नर है वहाँ आप देखोगे। अब आपको 3D में फील करना है। यहाँ पे एक पेन रखो इस कॉर्नर पे और पेन आपकी तरफ आना चाहिए, फील करो। तो ये वही सिचुएशन है। यानी अगर आप यहाँ पे एक पेन रखोगे, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, ये आपको फील हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, सो हम इसको यहाँ डायरेक्शन कोसाइन थ्योरम बनाते हैं। सपोज ये 3D प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन आपको पता है अगर सामने की प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सिस वहाँ पे एक पेन रखोगे, पेन आपकी तरफ आ रहा है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर, यानी कि सामने दीवार है। एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, जहाँ पे एक्स वाई इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर आपने पेन खड़ा कर दिया। अब यहाँ तो बना नहीं सकते, 2D में कैसे बनाएंगे। अब मैं आर वेक्टर बना रहा हूँ, दिस इज माई आर वेक्टर। अब इसके एक्स एक्सिस में कंपोनेंट मैंने आर एक्स ले लिया, वाई एक्सिस में कंपोनेंट आर वाई ले लिया, जेड एक्सिस पे आर जेड ले लिया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेक्टर आर कैन बी रिटन एज आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के।
और मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है आर, तो व्हाट आई विल से रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तो ये लिखूंगा, चेक करो और कंपोनेंट में शो कर देता हूँ दिखाने के लिए, ये आर एक्स कंपोनेंट, ये आर वाई कंपोनेंट, ये आर जेड कंपोनेंट। अब आप कहते हो जो आर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से बहुत गामा बना रहा है, जिधर से एंगल बनता है उधर कोस आता है, ये आपको मैंने पहले ही सिखा रखा है। तो आप क्या बोलोगे, कोस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस गामा सॉरी कोस बीटा इज आर वाई अपॉन आर, कोस गामा इज आर जेड अपॉन आर। जहाँ से एंगल है वहाँ कोस बनेगा, जेड एक्सिस से गामा है तो कोस उधर आ जाएगा, वाई एक्सिस से बीटा तो उस पर कोस लगा दो। अब मैं आपसे बोलूँ कैलकुलेट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, आप इसको कैलकुलेट करो। देखो कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा क्या हो गया, आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कोस स्क्वायर गामा क्या हो गया, आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस के नीचे कमी है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज नथिंग बट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन थ्योरम क्या आ गई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल, बीटा क्या है, वाई एक्सिस से एंगल, गामा क्या है, जेड एक्सिस से एंगल। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन थ्योरम लर्न करना है, तो आप इसके लिए मेंशन कर देता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब अगर आपसे कुछ बोले व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो आप ध्यान दो, आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा उधर लेके जाओगे, इधर क्या बच गया 2, तो आप लोग मैथमेटिक्स लगाओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, अब मैं छोटा सा सवाल लेके चल रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि एक बार आप लॉजिक लगाओ और आप खुद इसके कंपोनेंट निकालो, आपका आंसर क्या आता है ये मुझे बताओ। देखो देखो मैं बार बार आपको कन्वे कर रहा हूँ, जब भी आप कोई सवाल करते हैं यू जस्ट पॉज मी, आप मेरी वीडियो रोकें, पहले आप एफर्ट करें तभी काम चल पाएगा। अब मुझे कार्टेशियन कंपोनेंट चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, तो पता है एफ क्या होगा मेरा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, आपको ये बात पता चले। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ इक्वल टू, अब आप याद करो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा था, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा था, जेड एक्सिस से गामा बना रहा था, तो आप क्या लिखोगे इसको, एफ कोस अल्फा आई, एफ साइन अल्फा जे, एफ कोस आएगा, एफ कोस, लेट मी जस्ट a second, ओके, एफ इक्वल टू एफ कोस अल्फा आई, एफ कोस बीटा जे, एफ कोस गामा के। अभी मैंने देखा था लास्ट स्लाइड में कैसे निकाला था कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, 60 डिग्री वाई एक्सिस से एंगल है, यानी आपको बीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, 45 डिग्री जेड एक्सिस से, यानी गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 45 डिग्री, और एक्स एक्सिस से एंगल आपको अल्फा दे रखा है, वो अल्फा ही है। सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन थ्योरम यूज देनी होगी ना, आप क्या बोलोगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फा तो अपने को दे नहीं रखा, तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो बीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे पहले कोस बीटा देखो, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कोस स्क्वायर बीटा यानी कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस
कोस गामा यानी कोस 45, कोस 45 कितना होता है 1/√2। अब कोस स्क्वायर 45 कितना हो गया 1/√2 और स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 1। चेक करो, आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छी तरह देखो, अब ये 1/4 1/2 3/4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4 1/4। देखो आपकी कैलकुलेशन कोस स्क्वायर अल्फा आपका आया होगा 1/4। मैं यहाँ से कर सकता हूँ कोस अल्फा इज प्लस माइनस 1/2। चेक करो, अब प्लस माइनस 1/2 यानी अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक तो मेरा 60 डिग्री आ गया और ये मेरा 120 डिग्री आ गया। क्या ये बात सबको पता चल गई? अब ध्यान दो, इट इज ए 3D वेक्टर। डोंट थिंक दैट फोर्स 200 न्यूटन इज YZ प्लेन। आपको देख ऐसा रखो YZ प्लेन में, YZ प्लेन में नहीं है। मैंने आपको फील कराया था, वहां पे एक पेन रखोगे, पेन आपकी तरफ ऐसा आ रहा है, YZ प्लेन में थोड़ा है। तो फोर्स इज 200 न्यूटन, but don't think that this force is in the YZ plane. So component of the F along x-axis must be positive. तो अल्फा क्या आएगा आपका 60 डिग्री। वापस रिपीट करो, अल्फा मैंने 60 डिग्री क्यों लिया? आप डायग्राम देखोगे तो आपको लग रहा है कि जो फोर्स है 200 न्यूटन YZ प्लेन में नहीं है। मैंने आपको फील कराया था, उस कॉर्नर पर आप एक पेन रखोगे, पेन आपकी तरफ आ रहा है, सामने YZ प्लेन है। अब इसका जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव आना होगा। एफ कंपोनेंट मस्ट भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा अल्फा की वैल्यू क्या 60 डिग्री। अब आपका अल्फा 60 डिग्री आ गया, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोस अल्फा कितना हो गया, मैं यही पुट कर दूं, एफ इक्वल टू नीचे एफ इक्वल टू एफ कोस अल्फा, एफ कितना 200, कोस अल्फा कितना है 60 डिग्री आई के प्लस 200 कोस 60 डिग्री बीटा इज ऑल्सो 60 जे के प्लस 200 कोस 45 के अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखा लाइक दिस। ओके, so this is your final answer 100i plus 100j plus 141k. So okay, this is the end of the part 1 of the vector. Basically we are trying to give you the concept and logic, and of course we will solve some numericals also, so that when you are confident in the vector chapter, definitely you will do very well in the kinematics, NLM and everything. So I hope it is first part is very much clear. Again I will say आप लोग रिवाइज कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वापस सुनिए, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम लोग डिस्कस कर चुके। और जो हमारी साइट है उस साइट पर हमने वीडियो अपलोड किए हुए, साइट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे डायरेक्ट साइट पर आ सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स कुछ चैप्टर्स के हमने डाल रखे हैं, धीरे धीरे हम एडिट करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।